सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कानपुर में अंजुमने ताजरान के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से किया खिताब। कहा कि रियासत में सनत और कारोबार के फलने फूलने में मर्चेंट ऑफ चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश का है अहम ताउन। गोरखपुर में गीता प्रेस की तकरीब में भी कर रहे हैं शिरकत। चंद रोज कबल हलाक होने वाले पंजाबी गुलूकार सिद्धू मूसेवाला के अहले खाना ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से चंडीगढ़ में की मुलाकात। 29 मई को मूसेवाला को नामालूम हमलावरों ने किया था कत्ल। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए 2 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। भोजपुरी गुलूकार दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से और घनश्याम लोधी को रामपुर से बनाया उम्मीदवार। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए त्रिपुरा के 4, दिल्ली, झारखंड और आंध्र प्रदेश की एक नशिस्त के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। मरकज में मोदी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर आज से शुरू हुआ डिविजनल और सब डिविजनल मीटिंगों का सिलसिला। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने रायपुर में पहली मीटिंग से किया खिताब। कहा कि हुकूमत ने खवातीन की बहबूद के लिए उठाए तारीखी कदम। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया बिहार के 3 रोजा दौरे पर। हाजीपुर में निप्पर के एक लैब का किया इफ्तिताह। हाजीपुर और बरौनी में फर्टिलाइजर प्लांट का करेंगे दौरा। रक्सौल में नेपाल के वजीर के साथ FSSAI के जेर इंतजाम चलने वाले प्लांट का करेंगे इफ्तिताह। नायब सदर एम वेंकैया नायडू 3 ममालिक के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में आज पहुंचेंगे कतर। वफ्द की सतह की बातचीत के साथ साथ 2 तरफा ताउन का लेंगे जायजा और साथ ही ताजिरों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस से भी करेंगे खिताब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आज से हुआ आगाज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हरियाणा के पंचकूला में इफ्तिताई तकरीब से किया खिताब। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर और नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इस प्रोग्राम में की शिरकत। फ्रेंच ओपन के वुमेन्स सिंगल्स फाइनल में आज आलमी नंबर 1 ईगा स्वियातेक का मुकाबला 18 साल कोको गाफ से। कोको गाफ पहली बार पहुंची हैं किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज कानपुर उत्तर प्रदेश में ताजिरों की अंजुमन की तकरीब से खिताब किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़िश्ता 90 सालों से उत्तर प्रदेश के मर्चेंट ऑफ चैम्बर्स ने रियासत में सनत और कारोबार के फलने फूलने में अहम किरदार अदा किया है। सदर ने कहा कि हुकूमत ने MSMEs को फ़रोग़ देने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। पिछले 90 वर्षों से मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की प्रतिनिधि सभा के रूप में राज्य में औद्योगिकीकरण, व्यापार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। ये सच है कि आपकी गौरवशाली संस्था के ये गौरवशाली वर्ष 90 वर्ष बीत चुके हैं। 100 वर्ष पूरे होने में केवल 10 वर्ष बाकी है। ये संस्था व्यापार और उद्योग जगत तथा राज्य और देश की नीति निर्माताओं को आपसी समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करती रही। इस संस्था द्वारा समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दिए गए सुझाव नीति निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध होते रहे। मैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सभी वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों की सराहना करता हूं। उन्होंने बताया कि रियासत में तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज़ आई हैं, जिनमें से कानपुर में 400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज़ है। राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और प्रदेश के सतत विकास के लिए अनेक कदम उठा रही है।
कल ही हम सब लोग जानते हैं लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिति का उद्घाटन किया, जिसमें कि जो न्यूज़ आई कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की उसमें इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं। और खुशी की बात ये भी है कि उसमें लगभग 400 करोड़ से अधिक वो कानपुर के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट होना है। सदर गोरखपुर में गीता प्रेस की 7 साला तकरीबात में भी शिरकत कर रहे हैं। सदर कोविंद गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी और लखनऊ में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पीर को वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रियासती मुकन्नना के खुसूसी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ में एनडीए हुकूमत की 8 साल की कामयाबियों पर ख़वातीन व इत्फ़ाल बहबूद की वजारत की जानिब से आज से मुल्क भर में मुनक़िद किए गए डिवीजनल और सब डिवीजनल मीटिंगों के एक सिलसिले को छत्तीसगढ़ के रायपुर में ख़वातीन व इत्फ़ाल बहबूद की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने खिताब किया। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि ये साल मुल्क की ख़वातीन के लिए खुशी का साल है, क्योंकि इस साल पीएम मोदी की रहनुमाई में भारत सरकार ने मुल्क की ख़वातीन के लिए 1,71,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की का सफ़र उस वक्त तक नतीजा खेज नहीं हो सकता जब तक इसमें ख़वातीन का बराबर का ताउन न हो। ये वर्ष महिलाओं के लिए बजट की दृष्टि से उल्लास का वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष में भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अनुसार 1,71,000 करोड़ रुपया देश की महिलाओं को बजट के सौजन्य से समर्पित किया है कि अब विकास की ये यात्रा तब तक फलीभूत नहीं हो सकती जब तक महिलाओं का इसमें बराबर का हिस्सा है, महिलाओं का इसमें बराबर का योगदान है। और भारत के इस अमृत काल में विष का पान अब महिलाएं नहीं करेंगी, बल्कि राष्ट्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर अमृत वर्षा करने के लिए भारत की महिला, भारत की बेटियों में क्षमता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के हुक्म के उस हिस्से पर रोक लगा दी है जिसमें वकील को सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की इजाजत दी गई थी। ईडी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त की थी जिसमें सत्येंद्र जैन को ईडी की पूछताछ के वक्त मौजूद रहने की इजाजत दी गई थी। ईडी ने इस मामले को कायम मकाम चीफ जस्टिस विपिन संघी की बेंच के सामने उठाया था। 30 मई को दिल्ली हुकूमत के वजीर सत्येंद्र जैन को ईडी ने हवाला केस में गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया है, लेकिन अदालत ने जैन के वकील को पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की इजाजत दी थी, जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अनजानी पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला के अहले खाना ने आज चंडीगढ़ में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। 29 मई को पंजाब के जिला मानसा में पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को दिन की रोशनी में नामालूम हमलावरों ने मुतअद्दिद गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। वजारत इत्तलात और नशरियात ने टीवी चैनल्स को डिओड्रेंट का काबिल एतराज़ इश्तिहार हटाने की हिदायत दी है। इस इश्तिहार में ख़वातीन को काबिल एतराज़ हालत में दिखाया गया है। फेसबुक और ट्विटर पर ये इश्तिहार में 2 शॉट की ज़बरदस्त तनकीद की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 2 लोकसभा सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भोजपुरी गुलकार दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से और घनश्याम लोधी को पार्टी ने रामपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने त्रिपुरा की 4, दिल्ली, झारखंड और आंध्र प्रदेश की 1-1 सीट के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया है। त्रिपुरा के वज़ीर आला डॉक्टर मानिक सा टाउन बोरदोली असेंबली सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
कीमिया और खाद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया बिहार के 3 रोजा दौरे पर आज पटना पहुंचे। इस मौके पर उनका इस्तकबाल करने आए बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल ने बताया कि आज वो कीमिया और खाद के महकमे का जायजा लेने के लिए हाजीपुर और बरौनी जाएंगे। बरौनी में वो नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का मुआयना करेंगे। इसके अलावा कल वो रक्सौल जाएंगे, जहां वो नेपाल के वजीर के साथ मुश्तरका तौर पर FSSI के प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि इस FSSI प्लांट के शुरू होने से बिहार से नेपाल जाने वाले फलों और सब्जियों की जांच रक्सौल में ही की जा सकेगी। अभी तक उन्हें जांच के लिए कोलकाता भेजा जाता था। मांडविया जी का आज आगमन हुआ है और वह आज केमिकल फर्टिलाइज़र के विभाग की समीक्षा के लिए हाजीपुर और बरौनी जाएंगे। बरौनी में हमारा नैनो फर्टिलाइज़र का भी भविष्य में योजना है। फर्टिलाइज़र प्लांट आज बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। नैनो फर्टिलाइज़र का भी वहाँ पे उत्पादन शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है, उसी के सर्वेक्षण के लिए हैं। और कल वह रक्सौल में पहली बार इंडो नेपाल के दोनों मंत्रियों के साथ वो भी रहेंगे और नेपाल के भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। दोनों साथ मिलकर के FSSI के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। अब सेम डे रिपोर्ट हो जाएगा। इससे सब्जी से लेकर के सभी तरह के जो शीघ्र खराब होने वाला सामान है उनको भी आने जाने का एक दिन में ही परमिशन मिल जाएगा। सेहत व कुंबा बहबूद और खाद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज हाजीपुर में वाक़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री LC-MS-MS लैब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे और सनत के वजीर शाहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। बिहार में मुजव्वज़ा ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के बारे में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बताया कि रियासत में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी हर कुनबे और हर मजहब के लोगों की जाएगी। उन्होंने पटना में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इस पर काम शुरू हो गया है, सभी मालूमात जमा की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि इस काम में कुछ वक्त लगेगा। हर परिवार का, और उसके बारे में तो हम बता चुके हैं, हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के सब बात किए, तो उसमें किसी प्रकार का नहीं, बहुत अच्छा बनेगा। एक बार जो गिनती होने न दीजिए ना गणना, और इतना बढ़िया से होगा। और बराबर हम लोग पार्टियों को जानकारी देते रहेंगे, ये भी हमने कह दिया, ताकि सबको ये मालूम हो, वो अपनी तरफ से भी देखते रहें। कोई उनको लगे कि भाई यहाँ पर और होना चाहिए तो इसका सुझाव भी देंगे। तो इसलिए ये सब बात होगा, लेकिन सबकी सहमति से ही बात हुई है। ऐसा मत समझिए कि बिना सहमति के हुआ, सर्वसम्मति से तय हुआ। ये सबके पक्ष में है, ये मत समझिए कि किसी के खिलाफ है। ये कोई नहीं, हर कम्युनिटी के पक्ष में है। एक एक चीज की जानकारी होगी और उसी के आधार पर विकास के लिए और क्या किनको सहयोग करना है, ये सब एक एक बात की जानकारी होगी। शमूलियत पर मबनी और जिम्मेदार सयाहती मकाम और जिम्मेदार मुसाफिर मुहिम पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का आज नई दिल्ली में इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में मकामी सयाहती मकामात को मकामी वसाइल के इस्तेमाल को फ़रोग़ देते हुए एक जामे सयाहती मरकज़ के तौर पर वुसअत देने पर जोर दिया गया। इस मौके पर सयाहत की वजारत के सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने कहा कि हमें भारत को पूरी दुनिया में एक ऐसे सयाहती मकाम के तौर पर कायम करना है जिसमें माहौलियात और मकामी लोगों को मुफीद पॉलिसियां फराहम की गई हों। One of the missions is a mission on green tourism, and through that, what we need to seek to achieve is tourism that is the carbon impact of which is negligible. It should go down to zero, and we devise schemes and programs in association with the state governments that lead to the tourism destinations becoming more green by use of green energy, by the use of sustainable practices, by use of waste management practices, and other regulatory and enforcement practices such as the ban on single-use plastic. भारतीय फिजाइया ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI को वजारत दिफा की जानिब से दिफाई ज़मीन पर काम करने की इजाज़त और हैंडलिंग की सहूलत फराहम की है। ये सहूलत 7 मकामात पर फराहम की गई है, जिनमें बाग डोगरा, दरभंगा, आदमपुर, उत्तर तलाई, सरसावा, कानपुर और गोरखपुर शामिल हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी अब RCS उड़ान स्कीम के तहत शहरी परवाज़ों के लिए मौजूदा
IAF हवाई अड्डों का इस्तेमाल करेगी। सिविल टर्मिनल की तैयार और RCS परवाजों के आगाज के सिलसिले में जरूरी फिजाई बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए तकरीबन 40 एकड़ अराजी सौंपी जा रही है। इसके अलावा IAF 6 मकामात पर शहरी हवाई अड्डों की तौसी के लिए दिफाई जमीन सौंपने के अमल में है, जो RCS के तहत शामिल है। इनमें श्रीनगर, तंजावुर, चंडीगढ़, लेह, पुणे और आगरा हवाई अड्डे शामिल हैं। इससे मौजूदा टर्मिनल की तौसी में आसानी होगी, नीज मुसाफिरों और कार्गो की इजाफी तादाद को हम आहंग करने में आसानी होगी। इन मकामात को फिजाई राब्ता फराहम करने से मईशत को फरोग मिलेगा और इन इलाकों की तरक्की भी होगी। आसाम के आबी वसाइल के वजीर पीयूष हजारिका ने मुस्लिम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि रियासत में मुतअद्दिद वाक़यात में PFI मुलव्विस है और रियासती हुकूमत पूरे मामले को संजीदगी से ले रही है। In lot of incidents in Assam, the PFI is behind. But we are serious on that. We are working on that. They will not be able to success. I want the ban of PFI. Otherwise, they will harm the country. I urge central government to ban PFI as early as possible. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हैदराबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। कमीशन ने पूछा है कि नाबालिगों को पब में जाने की इजाज़त क्यों दी गई थी। कमीशन ने पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने में ताखीर का भी नोटिस लिया है। हमको इस मामले में शिकायत मिली है। हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क साधने की कोशिश की है। हम वहाँ नोटिस कर रहे हैं और इसकी एक पूरी डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाएंगे। इसमें कई पहलू हैं जिन पे जांच होना चाहिए, जैसे कैसे पब ने नाबालिगों को अलाउ किया, कैसे उनको नशेरी चीज़ों का सेवन करने दिया गया और उसके बाद के जो सर्कमस्टेंसेस रहे, उन सभी पहलुओं पर आयोग जांच करेगा। प्राइमा फेसे जो पता चला है उसमें पुलिस ने FIR में कुछ देरी की, कुछ ढील बढ़ती, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। इसलिए हमने एक डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांगी। इस दौरान हैदराबाद पुलिस ने उस पब पर छापा मारा जहां वाकये से कबल मुतासरा और मुल्जिम मौजूद थे। ख्याल रहे कि नाबालिग लड़की ने कुछ लड़कों पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने चलती कार में उसके साथ जिनसी ज्यादती की है। पुलिस ने इस मामले में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 3,962 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस मुद्दत में 2,697 लोग सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना मुखालिफ टीकाकारी मुहिम भी तेजी से जारी है। अब मुल्क भर में 193 करोड़ 96 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,67,037 टीके लगाए गए हैं। भारत से आज़मीन हज का पहला जत्था आज कोची बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से मदीने के लिए रवाना हुआ। इस तैयारे से 377 आज़मीन हज के लिए गए हैं। इस महीने की 16 तारीख तक 7,224 आज़मीन को कोची बैनुल-अक़वामी अड्डे से 20 परवाज़ों से हज के सफ़र पर भेजने का इंतज़ाम किया गया है। तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में नायब सदर जमहूरिया आज कतर पहुंचेंगे। कतर के अपने दौरे के दौरान वेंकैया नायडू कतर के नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे और 2 तरफ़ा ताउन का जायजा भी लेंगे। इस सफ़र के दौरान वो कई दीगर कतरी मोअज़्ज़िज़ीन से भी मुलाकात करेंगे और कतर में एक कारोबारी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि कतर ने गुज़िश्ता 2 बरसों में मुख्तलिफ भारतीय कंपनियों में 2 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी की है। नायब सदर जमहूरिया के कतर दौरे के आखिरी दिन एक कम्युनिटी इस्तक़बालिया का एहतमाम किया जा रहा है, जहां वो कतर में भारतीय कम्युनिटी से खिताब करेंगे। भारत और कतर के दरमियान अवाम से अवाम के राब्ते की एक तवील तारीख है। इस वक्त कतर में एक अंदाजे के मुताबिक 7,50,000 भारतीय निज़ात अफराद हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर तमाम खिलाड़ियों में जबरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। ये मुकाबले आज से शुरू हुए हैं। ऐसे में खिलाड़ी अपनी तैयारियों के साथ कौमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरजोश हैं। वहीं पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में किस तरह की तैयारियां जारी हैं, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गौरव कुमार ने। देश तैयार है खेल के महाकुंभ के लिए, खिलाड़ी तैयार हैं कीर्तिमान रचने के लिए और हरियाणा का पंचकुला तैयार है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए, जो कि इस बार हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित होगा। क्या कुछ इस स्टेडियम में नया जोड़ा गया है और किस तरह से स्टेडियम को हर एथलीट के लिए ये काम आए, किस तरह से बनाया गया है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये इस वक्त हम मेन एथलेटिक्स स्टेडियम में हैं, जहां पर ओपनिंग सेरेमनी आयोजित होगी और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि तैयारी का दौर जो है वो भी चल रहा है अपनी ओर से। ये एक रिहर्सल है जिसकी तैयारी चल रही है। और अगर आपको ट्रैक की बात कराएं तो ट्रैक देखिए, बेहतरीन तरीके से इस ट्रैक को जो है वो तैयार किया गया है, एथलेटिक्स ट्रैक को, और इस पर काफी कहना चाहिए इसको रेनोवेट किया गया है, नए तरीके से तैयार किया गया है। और यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी जो है वो करीब 7,000 दर्शकों की सीटिंग कैपेसिटी है, जिसके लिए पूरे बंदोबस्त जो है वो खास तौर से किए गए हैं। ये जो तैयारी है वो केवल इन युवा एथलीटों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि जो अन्य खिलाड़ी हैं, जो अन्य देश जो खिलाड़ी हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सफलता का एक नया मंत्र बने और उनके लिए भी उनकी तैयारी में काफी सहायक साबित हो। अब हम चलते हैं आपको इस स्टेडियम में ही तैयार हॉकी स्टेडियम का, जहां पर दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ मैच भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजित होंगे। ये आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा हॉकी का स्टेडियम है, जिसे नए तरीके से कहना चाहिए सामने रखा गया है। और यहाँ पर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कुछ मैचेस जो हैं वो आयोजित होंगे। ये है हॉकी का स्टेडियम, जो कि बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो सामने रखा गया है। इसके एस्ट्रोटर्फ को आप देख सकते हैं कि बेहद हर बारीकियों का जो है वो बखूबी ध्यान रखा गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि खिलाड़ियों को यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के गर्ल्स के मैच आयोजित होंगे। इसके अलावा यहाँ पे सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी जो है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के खेले जाएंगे। अगर स्टेडियम की इसकी बात करें तो यहाँ पर 500 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और फ्लड लाइट्स भी यहाँ पर लगी हुई है, यानी कुछ मैचेस अगर जरूरत पड़ी जिस मैचेस की फ्लड लाइट्स में अगर कराया जाए तो उन मैचेस की भी यहाँ पर व्यवस्था है, फ्लड लाइट्स की भी व्यवस्था की गई है। तो सब तरह का कहना चाहिए कि इंतजाम जो है वो किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब चीजों का जो लेखा जोखा है वो यही है कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का जैसा एक जो एहसास होता है, जो अनुभव होता है, वो पूरा मिल सके। और यकीन मानिए कि जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह की जब सुविधा आपको मिलती है तो जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल होता है वो बहुत आगे बढ़ता है, वो बहुत ऊंचा रहता है और उनके अंदर एक भावना आती है कि वो अगर यहाँ पर अच्छा करेंगे तो उन्हें जो है वो आगे चल करके मौका राष्ट्रीय स्तर पर और फिर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का उन्हें मौका मिलेगा। है तो ये वैसे बास्केटबॉल कोर्ट, लेकिन इसको जो है यहाँ पर जो मुकाबले होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत न केवल बास्केटबॉल के होंगे बल्कि इसमें रेसलिंग के भी जो है वो मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप थोड़ा आगे और देखें तो ये जो सामने वाली जो इधर इसके बगल में जो बिल्डिंग है वो है वॉलीबॉल कोर्ट की, जिसमें बॉक्सिंग के मुकाबले भी जो है वो आयोजित होंगे। और अगर इसके सामने की तरफ चलते हैं जहाँ पर मल्टीपर्पज़ हॉल जो कि सामने लिखा है, अगर आप उसको देखें तो यहाँ पर जो है वो कबड्डी और हैंडबॉल के जो है मुकाबले वो आयोजित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर खिलाड़ियों को अगर किसी तरह की कोई चोट आ जाती है या किसी तरह का कोई गंभीर समस्या होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात है, जो कि हर समय जो है यहाँ पर मौजूद है। और अब बस ज़रूरत ये है कि जो हमारे युवा एथलीट हैं वो अब आगे आएँ और अपने जो खेल है वो तो अच्छा प्रदर्शन करे ही करे, लेकिन केवल यहाँ तक सीमित ना रहे बल्कि खुद को पहले राष्ट्रीय और फिर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने रखें। कैमरामैन स्मृति रंजन मोहापात्रा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, पंचकुला, हरियाणा। और आलमी नंबर 1 ईगा स्वातनिक आज फ्रेंच ओपन के खवातीन सिंगल फाइनल में 18 साला कोको गॉफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। कोको गॉफ ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई है। कोको गॉफ 2001 में किम क्लाइस्टर्स के बाद फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं। गुज़िश्ता 34 मैचों से जीत के रथ पर सवार स्वातनिक ने आखिरी 56 में से 54 सेट जीते हैं और इसी फाइनल में उनका रिकॉर्ड 8-1 है।
वहीं 13 मर्तबा के चैंपियन राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के मर्द सिंगल जुमरे के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से था। ज़वेरेव दूसरे सेट में पैर में चोट की वजह से रिटायर हो गए, जिसकी वजह से नडाल को वॉकओवर मिल गया। नडाल ने पहला सेट 7-6 से जीता था, जबकि दूसरा सेट 6-6 से बराबर रहा जब ज़वेरेव मैच से रिटायर हो गए। वहीं नॉर्वे के कैस्पर रुड ने फ्रेंच ओपन के मर्द सिंगल फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में रुड ने क्रोएशिया के तजर्बेकार खिलाड़ी मैरिन सिल्च को 4 सेट तक चले सख्त मुकाबले में शिकस्त दी। सिल्च ने पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया था, ताहम रुड शानदार वापसी करते हुए अगले 3 सेट जीतने में कामयाब रहे। रुड ने ये मैच 3-6, 6-4, 6-2 से अपने नाम किया। और फाइनल में रुड का मुकाबला 13 मर्तबा के चैंपियन राफेल नडाल से होगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत।